नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की हवा आज फिर निकल गई। संसद में मोदी विरोध के नाम पर विपक्षी नेता जुटे तो सही, लेकिन मोदी विरोध के नाम पर बंट भी गए। कांग्रेस अलग सुर अलापती नजर आई तो टीएमसी और आम आदमी पार्टी का खेवा भी अलग नजर आया। अखिलेश यादव की बात करें तो उनका भी नया झगड़ा हो गया है। मोदी विरोधी मोर्चे की हड़बड़ी में कैसे हो जा रही है गड़बड़ी, इसका एक नमूना आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 24 की रेड, 17 दलों की परेड, 24 में विपक्ष कितना तैयार, क्या मोदी होंगे परेशान? विपक्षी एकता में कितना दम, 24 में मोदी करेंगे बेदम। विजय चौक पर 24 के लिए पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष ने मार्च किया। मोदी विरोध में 17 पार्टियों के नेता एक साथ आए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। LIC लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। SBI लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विपक्षी परेड में केसीआर की पार्टी भी शामिल हुई, लेकिन विजय चौक पर मार्च से पहले कांग्रेस ने जो बैठक बुलाई वहां केसीआर की पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा। कांग्रेस और लाइक माइंडेड दलों की बैठक में 16 दलों के नेता पहुंचे, जिनमें कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, आरएलडी, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, आईयूएमएल, शिवसेना, उद्धव, एमडीएमके, आरएसपी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केसी जैसी पार्टियां शामिल हुई। इस मीटिंग से केसीआर ने अपने को अलग रखा। ममता बनर्जी कांग्रेस के बुलावे पर नहीं पहुंची। यूपी की 2 बड़ी पार्टियां एसपी, बीएसपी ने भी कांग्रेस की मीटिंग में जाने से परहेज किया। लाइक माइंडेड पार्टियां मतलब जो मुद्दों पर एक साथ है, और विपक्ष के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा 24 का चुनाव है, जिसमें उनका मकसद मोदी को हराना है। विपक्ष वनडे मैच खेल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम गेम प्लान के एग्जीक्यूशन में है। विपक्ष एक होने की बात तो करता है, लेकिन वो क्षण भर में ही बिखर जाता है। उदाहरण के तौर पर पहले जरा यूपी का झगड़ा आपको दिखाते हैं। अखिलेश और मायावती कांग्रेस की लाइक माइंडेड पार्टियों वाली बैठक में नहीं गए। दिल्ली से दूर उत्तर प्रदेश में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। सुन लीजिए जरा। आप खुद बताइए कि बी टीम बीजेपी की कौन है? सोचो आप, उस बी टीम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। अखिलेश ने जो कहा, मायावती की तरफ से भी जवाब आ गया। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अखिलेश को परिवार का झगड़ा याद दिला दिया। मायावती ने 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के वक्त कहा था, अखिलेश यादव तो यादव समाज का भी वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए। 2019 में यूपी की 80 सीटों के लिए सबसे बड़ा गठबंधन बना मायावती अखिलेश यादव का, जिसमें आरएलडी भी शामिल थी। मायावती 0 से 10 पर पहुंच गई, अखिलेश 5 पर सिमट कर रह गए। जयंत खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि बीजेपी और उसके गठबंधन ने 64 सीटें जीती। इस दौरान बीजेपी का वोट शेयर 50% से ज्यादा रहा। कांग्रेस को 1 सीट नसीब हुई
महागठबंधन को 39.2% वोट मिले। इधर चुनाव खत्म हुआ, उधर मायावती ने अखिलेश यादव पर वोट नहीं ट्रांसफर करवाने का आरोप लगाया और गठबंधन तोड़ दिया। 2019 में जब ये गठबंधन बना था तब सियासी जानकार मान रहे थे कि मुस्लिम 19%, यादव 12%, जाटव 11%, जाट 2% हैं। अगर ये एक साथ आए तो मोदी का खेल बिगड़ जाएगा। कुल मिलाकर वोट होंगे करीब 45%, लेकिन 2019 में इस गठबंधन को कुल वोट मिले 39.2%, मतलब पूरा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। वहीं बीजेपी गठबंधन का वोट शेयर 2014 के 42.6% के मुकाबले 2019 में 51.2% तक पहुंच गया। मतलब 2019 में विपक्षी मोर्चा हानिकारक रहा। अब 24 में फिर से सबकी नजर यूपी पर टिकी है, क्योंकि यूपी में ही सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। 24 में अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सब एकला चलो की बात दोहरा रहे हैं। मतलब अगर यूपी में विपक्ष का बिखराव हुआ तो क्या 2014 वाला कमाल बीजेपी 2024 में भी यूपी में दोहरा सकती है? क्यों बीजेपी गठबंधन को यूपी में 80 में से 70 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं? यूपी ही नहीं बल्कि तेलंगाना में भी विपक्षी एकता में फूट है। सुप्रिया श्रीनेत की टाइमलाइन को गौर से देखिए। 13 मार्च की तारीख है। जो ट्वीट है वो तेलंगाना की सरकार को लेकर है। तेलंगाना सरकार की भ्रष्टाचार खोलने की बात दोहराई गई है। तेलंगाना के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवनाथ रेड्डी को भी टैग किया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक केसीआर के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली में एकता की बात कर रही है। केसीआर और कांग्रेस की एकता वाला नैरेटिव तो उसी वक्त धुल गया जब बीआरएस के सांसद दिल्ली में संसद भवन के पास गांधी जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे। यहां केवल आम आदमी पार्टी के सांसद मौजूद थे और बीआरएस के सांसद, कांग्रेस के सांसद इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे। आम आदमी पार्टी के सांसदों के हाथों में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की रिहाई वाले पोस्टर थे। अरे हिटलरशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे हिटलरशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। जांच एजेंसियों का जो एक कार्यशैली है उस पर विचार विमर्श हो, क्या वो जो कर रही हैं वो उचित कर रही हैं। उदाहरण के तौर पे सीबीआई ने 2014 से आज तक जितने मुकदमे दर्ज करे, यानी कि जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई तब से लेकर आज तक जितने मुकदमे दर्ज करे, उसमें से 95% मुकदमे 95% ऑफ द टोटल केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। ईडी के सारे जो मुकदमे होते हैं मुख्य तौर पर वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। आप रोज अखबार जब सुबह खोलते हैं तो देखते हैं आज इसके यहाँ रेड हो गई, इस विपक्षी नेता पे, आज इस विपक्षी नेता पे रेड हो गई, इसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया। तो एजेंसियों का इस्तेमाल कर कर देश के लोकतंत्र की नींव को हिलाने की कोशिश हो रही है कि भारत को विपक्ष मुक्त कर दो, अब कोई विपक्षी ना बचे। उस विषय पे हम चर्चा चाहते हैं। मतलब कांग्रेस दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़े रहना चाहती और न ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केसीआर के साथ दिखाई देना चाहती है, क्योंकि 24 से पहले 2023 में तेलंगाना विधानसभा का चुनाव है और तेलंगाना में एक तरफ बीआरएस होगा, दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरा मोर्चा कांग्रेस का होगा। असदुद्दीन ओवैसी केसीआर के साथ हैं और रहेंगे। संसद में हंगामा अडानी को लेकर भी हुआ। जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष सरकार पर अटैक कर रहा है तो सदन के बाहर भी अडानी पर फिर विपक्ष एकजुट नजर आया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने
अडानी के मुद्दे पर मोदी के खिलाफ नैरेटिव घुमाया। मोदी जी सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जेपीसी पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, अडानी घोटाले की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, जेपीसी से जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक सुर में अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग दोहराई। हम आपके सामने ये बात कहने के लिए सभी पार्टी के नेता 16-17 पार्टी के नेता लोग आए हैं और हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, जेपीसी बिठाओ अडानी के इशू पे, उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो इशू को अलग करने के लिए ये बीच में उठते ही उनको 10 मिनट का टाइम मिला और मुझे सिर्फ 2 मिनट भी बोलने नहीं दिए। यानी ये क्या है, मैं किसी की कमजोरी नहीं बोल रहा हूँ, ये क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब अडानी की बात हम उठाते हैं, जेपीसी की उठाते हैं, तो फौरन एक तो माइक भी बंद होता है, दूसरे तरफ हंगामा भी शुरू होता है। ये जो है, इसके लिए आज भी हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, सब मिलके इसके लिए एक हैं। हम लोगों ने 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। एक तो अडानी का महाघोटाला जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, जो नरेंद्र मोदी जी ने अडानी के साथ मिलकर किया है। और मेरा तो सीधा आरोप है, ये अडानी का घोटाला नहीं, ये मोदी का घोटाला है। इसमें मोदी का पैसा लगा हुआ है, बीजेपी का पैसा लगा हुआ है। लाखों करोड़ का घोटाला होगा, LIC में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, SBI में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, सरकार जवाब नहीं दे रही। अडानी का आम मुंह से बोलने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए हमारी जेपीसी की मांग है कि जेपीसी बनाओ और अडानी के महाघोटाले की जांच कराओ, नंबर 1। दूसरा, ईडी और सीबीआई को जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपनी कठपुतली बना लिया है कि जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, और जो बीजेपी में नहीं है विपक्ष के पार्टियों पे मुकदमे कर करके उनको आप जेल में डाल रहे हो। बंगाल से लेके महाराष्ट्र से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, यूपी हो, बिहार हो, सब पे मुकदमा कर रहे हो। मोदी अडानी भाई भाई, विपक्ष के इस पूरे हंगामे से 3 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां गायब रहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मायावती और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव और मायावती आपस में ही लड़ रहे हैं, तो टीएमसी का एजेंडा अलग है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना समेत कई विपक्षी पार्टियां अडानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग कर रही हैं, तो टीएमसी अडानी के मुद्दे पर तय वक्त में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच की बात दोहरा रही है। ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हैं, तो अलग दिखना भी चाहती हैं, अलग रहना भी चाहती हैं। मोदी विरोध का जो मोर्चा ममता बनर्जी तैयार करने में जुटी हैं, उसमें कांग्रेस और लेफ्ट के लिए फिलहाल वैकेंसी नहीं है। 2019 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में 42 में से 34 सीटें जीतने वाली टीएमसी को 2019 में 22 सीटें मिली, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थीं। लेफ्ट का खाता तक नहीं खुला। लेफ्ट के खिलाफ लड़कर ही ममता बनर्जी बंगाल की कुर्सी तक पहुंची हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी से इतर वो तीसरा मोर्चा बनाना चाहती हैं, और कांग्रेस के साथ भी जाना संभव नहीं है। 2024 के लिए पश्चिम बंगाल में जो समीकरण अभी बन रहे हैं, उनके हिसाब से एक तरफ मोदी होंगे, एक तरफ ममता बनर्जी, तो तीसरा कोण होगा लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन का। बंगाल और त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट साथ है, लेकिन चीन के मुद्दे पर दोनों की राहें जुदा हैं। दोनों की नीति और नीयत भी अलग है। चीन के राष्ट्रपति को लेफ्ट लाल सलामी दे रहा है, तो खड़गे चीन के मुद्दे पर लाल लाल आंखें दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह कैसा गठबंधन, क्या मोदी विरोध के लिए ही विपक्षी एकता है? बाकी सब अपने हिसाब से अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजा रहे हैं।
बंगाल के बाद बिहार चलिए। बिहार में तेजस्वी तिलमिलाए हुए हैं, छापे से बौखलाए हुए हैं। बिहार में जब से नीतीश और तेजस्वी ने मिलकर सरकार बनाई है, हर मंच पर, हर इवेंट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ दिखते हैं। लेकिन जब तेजस्वी और उनके परिवार पर जांच की आंच आई तो मोर्चा तेजस्वी को अकेले संभालना पड़ा। जिस दिन सरकार बनी, ट्रस्ट वोट था, उस दिन भी छापे पड़ रहे थे। उन छापों का क्या हुआ? कितने मिले? 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़। या 2017 चलिए, 8000 करोड़ बेनामी संपत्तियां, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सारी जांच संस्थानें लग गई। आज हो गया 23, लगभग 6 साल। कहाँ गया वो संपत्ति? कहाँ गए वो 1000 रकम, 1000 करोड़? कौन लोग एड़ी अलगा अलगा के भाषण देता था? फिर मतलब जो भी इन लोगों के डायरेक्टर हैं, चाहे अमित शाह जी हों या कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा इनका, या डायलॉग राइटर होगा, वो बदल देना चाहिए। अब एक ही बात बार बार ठीक नहीं लगता। इस बार फिर 600 करोड़ तेजस्वी के यहां से खजाना, ठेंगा मिला तेजस्वी के यहां से, ठेंगा। पंचनामा दिखाओ, नहीं तो हम दिखा दें। बदनाम करने की राजनीति हद होती है। यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया। तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों आरएसएस को एकदम नहीं है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बिहार में भी 24 की तैयारी चल रही है। बिहार में अभी जो हालात दिख रहे हैं, अगर वही 24 तक कायम रहे तो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर 24 में मोदी का सामना करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं, कब वो पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। 2014 से लेकर 2023 तक नीतीश कुमार कई बार सियासी गुलाटियां मार चुके हैं। 2019 में नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन में थे। बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 6 सीट जीती थी। कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई थी, जबकि आरजेडी खाता तक नहीं खोल पाई थी। मतलब बीजेपी गठबंधन को कुल 39 सीटें हासिल हुई थी। 2024 के चुनाव में अभी वक्त बाकी है। बिहार में कब क्या हो जाए कुछ कहना मुश्किल है। नीतीश कब पलट जाए किसी को कुछ नहीं पता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।